महोदय मुख्य मंच पर पधार चुके हैं। सभी सावधान खड़े हो जाएं। अरे आगे से हटो, आगे से, अरे आगे से हटो, आगे से हटो, आगे से जी भाई थोड़ा। हाँ आगे आगे ये ना और अब हेड कमांडर आईपीएस कुलदीप सिंह आगे से प्लीज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उपस्थित परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करते हुए हेड कमांडर आईपीएस कुलदीप सिंह आगे से हटिए यार। अरे आगे से हटिए यार। अरे परेड निरीक्षण के आमंत्रण के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय सैन्य वाहन में सवार होते हुए परेड निरीक्षण के लिए जाते हैं। उनके साथ एडीजीपी श्री ओपी सिंह आईपीएस और परेड कमांडर आईपीएस कुलदीप सिंह 2019 बैच। माननीय मुख्यमंत्री महोदय परेड के निरीक्षण के लिए जाते हुए हाथ में क्रिच लिए हुए आईपीएस कुलदीप सिंह परेड कमांडर समारोह के अनुरूप परंपराओं को निभाते हुए मैदान में चारों ओर उल्लास और खुशी का माहौल मानो सभी आजादी के जश्न में रंग गए हैं। एक गरिमापूर्ण एहसास और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभिवादन करते हुए आमजन का जो इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने के लिए पधारे हैं। सैन्य वाहन धीरे धीरे मैदान में आगे बढ़ते हुए जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय सवार हैं। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, जिस पथ जाएं वीर अनेक। परेड का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज की इस परेड में शामिल टुकड़ियों में हमारी हरियाणा पुलिस की टुकड़ी, और देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय छोटे छोटे बच्चों का जो आज कार्यक्रम को देखने के लिए विशेष तौर पर यहां पधारे हैं। पीएसआई महिपाल जो पहली टुकड़ी के प्लाटून कमांडर रहेंगे, दूसरी टुकड़ी जो आज एचपी मधुबन से विशेष तौर पर पधारी है पीएसआई संदीप, जिसका नेतृत्व करेंगे प्लाटून कमांडर के रूप में, और तीसरी टुकड़ी का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय पीएसआई दिनेश कुमार प्लाटून कमांडर रहेंगे।
होमगार्ड्स के साथ साथ हमारी महिला टुकड़ी, महिला पुलिस की टुकड़ी, पीएसआई आशा जिसकी प्लाटून कमांडर रहेंगी। उसके बाद आप देख रहे हैं होमगार्ड्स सब इंस्पेक्टर महावीर जिसके प्लाटून कमांडर रहेंगे। और विशेष तौर पर आज इस मार्च पास्ट में शामिल हमारा कमांडो दस्ता, एक कमांडो टुकड़ी जिसका नेतृत्व कमांडो अभिषेक करेंगे प्लाटून कमांडर के रूप में। केवल 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें पहली बार स्मार्ट पास्ट में शामिल किया जा रहा है। और ठीक आप देख रहे हैं आगे एनसीसी की टुकड़ी जो स्मार्ट पास्ट में शामिल होगी, और स्काउट्स मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष तौर पर यह टुकड़ी शामिल की गई है आज के मार्च पास्ट में। ज्यादा से ज्यादा हम लोकतंत्र को आगे लाने के लिए लो भैया अंदर हो जाओ। ये भी आएगी ना गाड़ी इसमें। आगे से हट जाओ सर। ट्रेन निरीक्षण के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय धीरे धीरे अरे आगे से हट जाओ भाई। हेलो सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस सलामी मंच की ओर आते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरा देश जश्न में डूबा है हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह में। ट्रेन निरीक्षण के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय वापिस सलामी मंच की ओर आते हुए हाँ रिकॉर्डिंग ट्रेन निरीक्षण के बाद ट्रेन कमांडर आईपीएस कुलदीप सिंह वापिस अपने गंतव्य स्थान पर जाते हुए चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल, आजादी के जश्न में सब सराबोर, आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। कर लो भाई। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो प्रदेशवासियों को अपना शुभ संदेश दें। परम आदरणीय माताओं, बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का यह दिन है। आज हमने स्वतंत्र भारत के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस खुशी में हर गली, हर मोहल्ला में तिरंगा फहरा रहा है। आज हर घर दफ्तर में तिरंगा है, हर मुंडेर पर, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। कहते हैं कि कुल 7 रंग होते हैं, लेकिन आज तो मित्रों पूरे देश में 3 ही रंग दिखाई दे रहे हैं। ये तिरंगा ये सारे देश में लहरा रहा है। मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। सबके स्वस्थ जीवन और खुशहाली की कामना करता हूं।
इस दिन को देखने के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना कर्तव्य वहन करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने विदेशी शासकों के हाथों कष्ट झेले और यातनाएं सही। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और शहीद उधम सिंह सरीखे अनेक देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन झुके नहीं। मित्रों, इस आजादी को प्राप्त करने में बहुत कीमत देनी पड़ी है। हम जानते हैं कि आजादी से पहले देश का विभाजन हुआ था, वो भी हमको झेलना पड़ा था। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता दिवस ऐसा पर्व है जिसे हम मिलजुल कर मनाते हैं और श्रद्धा के साथ राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। आज मैं आजादी के लिए मर मिटने वालों ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही आजाद भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को नमन करता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, इस समय जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अपने उन राष्ट्र निर्माताओं, सीमा प्रहरी सैनिकों, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, भारत की गौरवशाली विकास यात्रा में हर कदम पर हर भारतीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें गर्व है कि 10 मई 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी अंबाला में फूटी थी। यहां से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में भी सफल रहे। हमारे वीर जवानों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे नौजवानों ने 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमणों और ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। मुझे गर्व है आज वीरभूमि स्मारका में ध्वजारोहण का मुझे अवसर मिला है। स्मारका एक ऐतिहासिक कस्बा है। पास में ही गांव चुलकाड़ा में श्री श्याम बाबा का बहुत पुराना मंदिर है। देश भर से हर साल लाखों भक्त यहां दर्शनार्थ आते हैं। साथ ही गांव पट्टी कल्याणा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गांव है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहां पधारे थे और भूदान अभियान में आचार्य विनोबा भावे की अपील पर भी यहां के लोगों ने 22 एकड़ जमीन ये दान में दी थी, जो गरीब लोगों में बांट दी गई थी। भाइयों बहनों, स्मारका उस जिला पानीपत में पड़ता है जहां के लोगों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इनमें मौलाना नकाउल्ला, देशबंधु गुप्त, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, रोशन पानीपति जैसे नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। इस जिले के नौरथा क्षेत्र के 16 गांवों में अंग्रेजी शासन को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। वो अली शाह कलंदर का मकबरा आजादी की गतिविधियों का केंद्र रहा। ऐसे ही वीरों की वीरता से नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव पर्व को पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। प्रधानमंत्री जी ने और भी कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का सपना ये साकार किया है। उन्होंने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए हर वर्ष
14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा भी की है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इनके अलावा सर्जिकल व एयर स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम ये उठाए गए हैं। वन रैंक वन पेंशन की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। हाल ही में अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में उत्साह और देशभक्ति का जज्बा ये पैदा करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया। उन्होंने 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर में तिरंगा की अनूठी मुहिम चलाई। हरियाणा वासियों ने भी उसी जोश और जज्बे के साथ अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। जिस जोश और जज्बे के साथ हम अपने जवानों को सरहद पर भेजते आए हैं, उसी जज्बे से देशभक्ति का ये प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज सभी घरों पर लहराया गया है। हरियाणा प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब तक इसके तहत लगभग 14,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। हम आजादी की पहली लड़ाई के शहीदों की स्मृतियों को सहेजने के लिए अंबाला छावनी में एक बहुत ही विशाल शहीदी स्मारक इसका निर्माण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता दिवस का ये पावन पर्व अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ आत्मविश्लेषण करने का भी दिन है। यह दिन हमें ये सोचने का अवसर प्रदान करता है कि 75 वर्ष के इस कालखंड में हमने क्या हासिल किया है। निसंदेह आजादी के बाद राष्ट्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हरित क्रांति ने हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, वह आज अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन शुरू कर रहा है। आज कई क्षेत्रों में पूरा विश्व हमारा लोहा मानता है। भाइयों बहनों, आज मेरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का ये 8वां अवसर है। पिछले 8.25 वर्षों में हमारी कार्य करने की प्रेरणा का एक ही केंद्र बिंदु रहा है कि कैसे अपने इस समय का एक एक क्षण प्रदेश की जनता की सेवा में लगाया जाए। हमारी सरकार एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। हमने व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभाला है। हमारा व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन, सुशासन से सेवा का अभियान, यह अब सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान तक पहुंच चुका है। इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगभग 30,000 परिवारों को रोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के द्वारा सहायता दी है। इसी प्रकार हमने ई गवर्नेंस के जरिए सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की थी, वह परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुकी है। इसके तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अब पात्र व्यक्ति को घर बैठे ही मिलने लगा है। सभी योजनाओं और सेवाओं का परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। इस पर अब जन्म मृत्यु का डेटा ऑटो अपडेट होगा। युवाओं की शिक्षा, कौशल व बेरोजगारी का डाटा भी इस पोर्टल पर डाला गया है। हम पीले राशन कार्ड बनाने का काम भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। आरंभ में जिला सिरसा व कुरुक्षेत्र में ये योजना पायलट आधार पर शुरू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत लाभार्थी की आय में परिवर्तन होने पर राशन कार्डों का रंग व श्रेणी भी अपने आप बदल जाएगी। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी करता है, तो उसे अपनी पेंशन बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से
उसको पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6,000 रुपया वार्षिक सहायता योजनाओं के माध्यम से दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये मासिक की गई है। हम आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा देने जा रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की राह में एकल पंजीकरण व कॉमन पात्रता परीक्षा, कौशल रोजगार निगम, निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 75% आरक्षण, नई शिक्षा नीति 2020, विवादों से समाधान, हरियाणा हेल्पलाइन सेवा 112 और ऑटो अपील सॉफ्टवेयर जैसी अनुकरणीय पहलों से सुशासन से सेवा के संकल्प को निरंतर मजबूती मिली है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हमने लगभग 87,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। हमने जन सेवा का कार्यभार संभालने के बाद एक दृढ़ निश्चय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकारी नौकरियां तो मेरिट के आधार पर ही पारदर्शी तरीके से मिलेंगी। भाइयों बहनों, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। केंद्रीय खाद्यान्न पूर्व में लगभग 15% योगदान देता है। अब तक प्रदेश कृषि प्रधान तो था, लेकिन किसान प्रधान नहीं था। अब किसान प्रधान भी होगा और उसका सम्मान भी होगा। कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन का क्षेत्र और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं। हम बाजार की मांग के अनुसार विविधीकरण करके किसानों की अधिकतम आय सुनिश्चित करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। खेती में नवीनतम तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देकर कम लागत में अधिकतम पैदावार के प्रयास निरंतर जारी है। किसान को खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। ये किसानों को अपनी उपज को एमएसपी पर खरीदने और ई खरीद पोर्टल के माध्यम से भुगतान के समय पर वितरण की सुविधा प्रदान करता है। हमने फसल खरीद का एक एक पैसा 72 घंटों के भीतर किसानों के खातों में दिया है। हमने प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए मुआवजा राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ की है। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। हमने फसलों के दाने दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है। फलों और सब्जियों की कीमत में गिरावट के कारण नुकसान व जोखिम को कम करने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। खरीफ सीजन 2021 से बाजरे के लिए भी ये योजना शुरू की गई। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये शुरू की है। हमने अपनी भावी पीढ़ी को कौशल व संस्कार युक्त रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए युग की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं और शिक्षा को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा है। हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा हेतु 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टेबलेट भी बांटे हैं। राज्य में 4081 आंगनबाड़ियों को प्लेवे स्कूल में बदला जा रहा है। राज्य में 1418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय और बैग फ्री स्कूल बनाए गए हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता को समझते हुए 138 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाम से अंग्रेजी माध्यम के तथा सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों की ये स्थापना की है। कॉलेजों व पॉलिटेक्निक्स में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क पासपोर्ट सहायता योजना शुरू की है। कॉलेजों में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए जा रहे हैं। उद्योगों की भागीदारी से छात्रों को 4 से 6 महीने का मुफ्त प्रशिक्षण ये प्रदान किया जा रहा है।
भाइयों बहनों, सबको सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में 200 बेड का अस्पताल खोलना हमारा लक्ष्य है। कैंसर के सघन उपचार के लिए अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना की गई है। प्रदेश में 300 से अधिक प्रकार के ऑपरेशन, टेस्ट, दंत चिकित्सा और 460 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। हमने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। इसके लिए प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये स्थापित किए जा रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश के विकास में तेजी लाने के लिए सड़क, रेल और मेट्रो सेवा के साथ साथ हवाई सेवा के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। इनमें से 7 का कार्य पूरा हो चुका है। इन सब राजमार्गों के बन जाने के बाद प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर, खरगोदा, कुंडली तक 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का कार्य ये शुरू हो चुका है। केएमपी और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे पर यातायात शुरू होने से दिल्ली में यातायात का दबाव कम हुआ है और हरियाणा की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से सराय कालेखां पानीपत के बीच, जिसमें समालखा भी रास्ते में आएगा, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की परियोजना ये शुरू की गई है। हिसार में प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बनाया जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उद्योगों का बड़ा योगदान है। रोजगार सृजन में भी इनकी अहम भूमिका होती है। इसलिए हमने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 लागू की है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाना और निर्यात को दोगुना करना है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु और मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। हर ब्लॉक में एक ऐसा उत्पाद तैयार किया जाएगा जिसका निर्यात किया जा सके। खरगोदा के निकट अत्याधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप तथा सोना में आईएमटी भी विकसित किया जा रहा है। समालखा की औद्योगिक नगरी में सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि यहां का उद्योग भी और अधिक फल फूल सके। हमारी उद्योग हितैषी नीतियों के फलस्वरूप स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। राज्य में अब तक 5000 से अधिक युवा स्टार्टअप्स का पंजीकरण हो चुका है। भाइयों बहनों, खेलों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक व अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का और प्रदेश का नाम रोशन किया है। हाल ही में बर्मिंघम में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिले 61 पदकों में से हरियाणा के कुल 42 में से 29 खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 17 पदक और टीम स्पर्धा में 3 पदक ये जीते हैं। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हमारे खिलाड़ियों ने 137 पदक जीतकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि देता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों को भी कल अर्थात 16 अगस्त को नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। मित्रों, जिस स्टेडियम में आज हमारा यह कार्यक्रम हो रहा है, इस स्टेडियम की कमियों के बारे में मुझे बताया गया है और इन कमियों को बहुत शीघ्र दूर किया जाएगा ताकि इस इलाके के खिलाड़ियों को एक सुविधापूर्वक खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। प्रिय प्रदेशवासियों, आधी आबादी यानी महिलाओं को उसके हिस्से की संपूर्ण ताकत देने की शुरुआत भी हम कर चुके हैं। हम उन्हें सुरक्षित परिवेश मुहैया करवाने के साथ साथ आर्थिक व सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 51,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है। 151 बीटा बिक्री केंद्रों का संचालन महिलाओं के हाथों में दिया है। एक ब्लॉक एक कैंटीन योजना के तहत
100 कैंटीन स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जा रही है। कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर लगभग 2000 महिलाएं बैंक सुविधा प्रदाता के तौर पर काम कर रही हैं। इसके अलावा महिलाएं लगभग 892 सामुदायिक सेवा केंद्र चला रही हैं। भविष्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उसमें 33% कोटा महिलाओं को देने का हमने निर्णय लिया है। मेरिट सिस्टम के लागू होने के बाद से सरकारी नौकरियों में लगातार महिलाओं की हिस्सेदारी ये बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य पुलिस में महिलाओं की संख्या 10% से बढ़ा करके 15% करना है। हमारी सरकार बनने के बाद लिंगानुपात भी सुधरकर 851 से 914 हो गया है। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने जाने की समस्या और कॉलेजों की दूरी सबसे बड़ी बाधा रही है, जिससे जल्दी ही दूर करने के लिए हर 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च विद्यालय, 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज सुनिश्चित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 67 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें 42 केवल लड़कियों के हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के नन्हे बच्चों की देखभाल के लिए 500 नए मॉडल क्रच खोलने का काम शुरू किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रदेश के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है, इसलिए गांव का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला बड़ा राज्य है। आजादी के 75 सालों के बाद गांव को लाल डोरा मुक्त करने से पहली बार ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक मिला है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हरियाणा में अमृत सरोवर मिशन के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल गांव का साइबर फेस है। इस पर 6000 से अधिक ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। हमने शहरी स्थानीय निकायों को भी शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का 2% राजस्व उन्हें प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, बिजली विकास का आधार है। आज प्रदेश में उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिल रही है, जो गुणवत्तापूर्ण भी है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के लगभग 80% गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। आज से 56 गांव इस योजना में और जोड़े जा रहे हैं, जिससे इन गांवों की संख्या 5600 पार कर गई है। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण हमारे लिए गंभीर चुनौती है। हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा व पानी सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पिछले सप्ताह ही पानीपत रिफाइनरी में 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एक इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। ये जैव ईंधन पेट्रोल डीजल का स्थान लेकर प्रदूषण को कम करेगा। वृक्ष हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। हमने 73 साल की आयु से अधिक वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता पेंशन ये स्कीम शुरू की है। हमने सभी शहरों और पंचायतों की 10% भूमि पर ऑक्सीजन स्थापित करने की ये पहल की है। कहने का अभिप्राय है कि हमने पिछले 8 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके काम किया है। हमने प्रदेश में नई व्यवस्था स्थापित करके प्रदेशवासियों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। मित्रों, आज ही 15 अगस्त का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी कुछ घोषणाएं की हैं और इन घोषणाओं में अगले आने वाले 25 वर्षों में जो कोई महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने हमको बताए हैं, उस बारे में थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। मित्रों, पीएम मोदी ने लाल किले से किए हैं 5 प्रण। पहला, विकसित भारत। अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा।
और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, और उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति का प्रण। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश हो, उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरा प्रण है शक्ति। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया है। ये विरासत है जो समय समय पर परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखती है। विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा, एकता और एकजुटता का प्रण। एकता और एकजुटता 130 करोड़ देशवासियों में एकजुटता, न कोई अपना न कोई पराया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ये प्रण है। और पांचवा, नागरिकों को अपने कर्तव्य पालन का प्रण। पीएम मोदी ने कहा कि पांचवा प्रण है नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें पीएम मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है। वे 25 सालों के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे ये 5 प्रण हैं। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव पर हम अपनी पहचान, सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश व प्रदेश को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त व विकसित बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प दोहराएं। अंत में मैं आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की पुनः शुभकामनाएं देता हूं। मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की पंक्तियों से अपने संबोधन को विराम दूंगा। ये कविता चुनौतियों से निपटने व प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें सदैव प्रेरित करती रहेंगी। अटल जी की पंक्तियों को दोहरा रहा हूं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की।